मैग्नेट को अपोज करेगी। इस साइड से इस कॉइल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। टोटल चार्ज उस सर्किट में कितना घूमा ड्यूरिंग द इंड्यूस्ड करंट वाज फ्लोइंग। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ए, बी एंड सी है। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पर ये सिर्फ एक केस नहीं है, आगे और एवरेज ईएमएफ वाले केसेस में आपको दिखाने वाला हूँ। तो सिर्फ डी ही एक ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जहाँ पे ईएमएफ समय के साथ कांस्टेंट है, और चेन रूल बोलते हैं कि अपन को ई के ऊपर चढ़ के उसको मारना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कि कितना चार्ज सर्किट में फ्लो करेगा, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। इस पे कुछ सवालों को अपन ट्राई करेंगे, और जो भी इन क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर देंगे वो कमेंट्स में जरूर से बताना कि आपने सही किया। तो पहला सवाल जैसे बोल रहा है कि हमारे पास एक कॉइल है, इस कॉइल में अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो अंदर की तरफ जा रही है, और बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीजेस विद टाइम। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ इंक्रीज होगी तो यहाँ पे करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगी, मुझे कमेंट्स में जरूर से बताओ, फिर आंसर को चेक करो। तो जैसा आप देख सकते हो करंट अंदर की दिशा में बढ़ रही है, तो कॉइल रोने लग जाएगा। कॉइल बोलेगा कि भाई अंदर की डायरेक्शन में फील्ड बढ़ रही है, मैं उसको अपोज करूंगा। तो अपोज करने के लिए कॉइल अपोजिट मतलब बाहर की डायरेक्शन में एक खुद की फील्ड पैदा करेगा, इंड्यूस्ड फील्ड, राइट। तो उसके लिए करंट कैसे फ्लो होनी चाहिए, तो राइट हैंड थंब रूल बोलता है अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाएं तो इसकी वजह से एक बाहर मैग्नेटिक फील्ड आएगी जो इस बढ़ते हुए अंदर की तरफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी। तो इस क्वेश्चन में हम बोलेंगे जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। तो ये डायरेक्शन को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे कुछ पहले अपन सवाल प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट इस सवाल में मुझे कमेंट्स में जरूर से बताओ किसका आंसर सही आया फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो सवाल में बोल रहा है एक कॉइल है, इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ निकल के आ रही है, और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस ओवर टाइम, मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ कम हो रही है बाहर की तरफ, राइट। तो अब क्या होगा, कॉइल बोलेगा यार बाहर की तरफ फील्ड कम हो रही है, तो कॉइल इस गिरावट को अपोज करेगा। तो कॉइल बोलेगा यार मैं गिरने नहीं दूंगा, मैं बचाऊंगा। तो बचाने के चक्कर में खुद की फील्ड बाहर पैदा करेगा ताकि बाहर की डिक्रीजिंग फील्ड को मेंटेन करके वो रख सके। तो अपन बोलेंगे इसमें करंट ऐसे इंड्यूस होनी चाहिए कि फील्ड बाहर आए। तो आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो अगेन इसमें एंटी क्लॉक डायरेक्शन में ही तो करंट पैदा होगी, जिससे बाहर की तरफ फील्ड आएगी। तो आई होप आप में से कुछ लोगों ने सही किया होगा और कुछ लोगों ने गड़बड़ भी किया होगा। तो पेन कॉपी लेके बैठना है मेरे साथ में पढ़ने के लिए, राइट। एक और इसी पे सवाल है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है यार एक मैग्नेट है, उसका जो नॉर्थ पोल है उसको मैं कॉइल की पास में ला रहा हूँ, तो इस कॉइल में किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगी, अगेन ये पॉइंट अपन को पता करना है। तो इस मैग्नेट की वजह से राइट साइड में नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी। तो जब मैं मैग्नेट को पास लाऊंगा तो राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, तो कॉइल अपोज करेगा उसको। तो कॉइल बोलेगा कि यार मैं एक अपोजिट फील्ड पैदा करूंगा जिससे कि मैं इस नॉर्थ पोल की इंक्रीजिंग फील्ड लाइंस को अपोज कर सकूं। सही बात है। तो अगर इस कॉइल को लेफ्ट साइड में खुद की इंड्यूस एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करनी है तो उसके लिए करंट को ऐसे फ्लो कराना पड़ेगा। अब ऐसे फ्लो कराने के लिए अपन ने एक शॉर्टकट भी सीखा था कि अगर नॉर्थ पोल पास में आ रहा है तो ये कॉइल भी नॉर्थ बन के उसको रिपेल करेगा। और नॉर्थ अगर बनाना है तो दो ऐसे ब्रैकेट खींचो और एक लाइन ऐसे खींचो और नॉर्थ पोल के एरो बना दो, तो अपन को दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे करंट फ्लो होगी। तो इस कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरीके से पैदा होगी जो इस आते हुए मैग्नेट को अपोज करेगी। कमेंट्स में जरूर से बताओ किस किसने इसका सही आंसर फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया। सिमिलरली एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि यार एक मैग्नेट है, अब उसका साउथ पोल जो है वो कॉइल के पास में था, तो अगर मैं इस मैग्नेट को लेफ्ट साइड दूर लेके जा रहा हूं तो इस कॉइल में किस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट होगी अपन को बताना है। तो ऐसा समझो साउथ में इस तरफ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी, सही बात है। अब आप साउथ पोल को अगर दूर लेके जा रहे होगे तो लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही होंगी, दैट मीन्स लेफ्ट साइड को जाती हुई फ्लक्स कम होती जाएगी। तो ये कॉइल बोलेगा नहीं 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 मैं इसको बढ़ाऊंगा, तो उस चक्कर में लेफ्ट साइड में एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। तो उसके लिए करंट राइट हैंड थंब रूल से आप देखोगे तो ऐसे डेवलप होनी चाहिए जिससे इस तरफ में पीछे की साइड में मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आए। तो अपन बोल सकते हैं कि अगर शॉर्टकट में लगाऊं तो साउथ दूर जा रहा था ये नॉर्थ बन जाएगा, तो लेफ्ट साइड ऑफ द कॉइल अगर नॉर्थ होगी तो राइट साइड साउथ बन जाएगी। राइट साइड अगर साउथ बनेगी तो अपन को पता है कि साउथ को बनाने के लिए अपन को ऐसा एस बनाना पड़ता है। तो अपन बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आएगी, बिकॉज अब की बार हम जो है राइट साइड से इस कॉइल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जो करंट है वो इस तरीके से जाएगी तो ऐसी जाती हुई अपन को दिखाई पड़ेगी। तो किस किसने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस क्वेश्चन को करेक्ट बनाया कमेंट्स में जरूर से बताओ। ऑलराइट, तो वीडियो के टॉपिक पे अपन अब आते हैं। इसमें मैं करेंटली आपको इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज ईएमएफ कैसे निकाला जाता है, क्या फंडा है, वो प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। और नेक्स्ट इसके बाद किसी भी सर्किट में जब इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी तो कुछ ना कुछ इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगी, तो उस करंट फ्लो की वजह से कुछ चार्जेस मूव करेंगे सर्किट में, तो चार्जेस कितना फ्लो किया ये भी अपन कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसके अलावा फाइनली अपन बहुत तगड़ा एक एनालिसिस करेंगे जिसमें हम देखेंगे किसी सर्किट में
इंड्यूस्ड करंट की वजह से कितनी हीट डेवलप हो सकती है वो भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो इस वीडियो को देखना है एंड तक। तो सबसे पहले आपको ये समझना है इंस्टेंटेनियस और एवरेज में क्या फर्क है। इंस्टेंटेनियस अपन बोलते हैं जब भी हम डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कहीं पे भी, तो डिफरेंशिएशन हमेशा हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं कि जो ईएमएफ है, ईएमएफ क्या है, माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। अब यहाँ पे ये समझना है कि हम d बाई डी टी कर रहे हैं तो ये हमें इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ देता है। लेकिन अगर कभी हमसे एवरेज पूछे तो एवरेज के लिए अपन बात करेंगे, d कन्वर्ट हो जाता है डेल्टा में, दैट इज डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी हमको बेसिकली करना है। तो ये वाला पार्ट तो आप ऑलरेडी समझ चुके हो काफी हद तक अपनी लास्ट वाली वीडियो में, पर इस पार्ट के ऊपर ज्यादा बात हमने नहीं की थी तो इस पे अपन को बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप ऐसा समझो बेसिकली जो डेल्टा फाइव है, तो डेल्टा किसी भी चीज का डेल्टा क्या होता है, चेंज। चेंज माने फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो आप लिखोगे फाइव मैग्नेटिक फील्ड फाइनल माइनस फाइव मैग्नेटिक का इनिशियल अपॉन जो भी टाइम इंटरवल लगा होगा। ठीक है, इस पूरे में अगर मैं माइनस लगाऊंगा मतलब इस पूरे का अपन को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो ये हमें एवरेज ईएमएफ दे देगा। तो ये आइडिया अपन को समझना है। आगे वीडियो में आप देखोगे कि मैं इस आइडिया के ऊपर सवाल लगाऊंगा, तब आप प्रॉपर समझ पाओगे कि कैसे करके इसको इस्तेमाल किया जाता है। जब भी अपन को किसी क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा कि इतने टाइम इंटरवल में इस तरीके से फ्लक्स चेंज हुआ, तो तब आपको एवरेज वो या तो पूछेगा या तो वो आपको समझ में ही आ जाएगा कि अगर टाइम इंटरवल थोड़ा बड़ा है, लाइक 0.2 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड, 1 मिली सेकेंड, ऐसा कुछ भी देगा प्रॉपर नंबर, तब हम समझेंगे कि हमको एवरेज निकालना है उस केस में, राइट। और इंस्टेंटेनियस की बात तो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। इस वीडियो में काफी सारे सवाल मैं आपको कराऊंगा जिसमें ये सारे पॉइंट्स कवर होने वाले हैं। नेक्स्ट एक और पॉइंट मैं कवर करना चाहता हूं, दैट इज द चार्ज फ्लो, कि कितना चार्ज सर्किट में फ्लो करके जाएगा। तो अपन को पता है जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, तो हमें पता है कि जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो अपन ओम्स लॉ से सोच सकते हैं V बराबर I इंटू आर। तो यहां से अपन करंट निकाल सकते हैं, तो करंट हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। जब आप इस तरीके से करंट को लिखोगे तो आपको एक और डेफिनेशन करंट की पता है, करंट इज dq बाई dt। तो कभी ऐसा भी होगा, जैसे आप आगे वीडियो में भी देखोगे, कि हमारा जो ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये टाइम का फंक्शन आएगा। तो बेसिकली ये टाइम के साथ चेंज हो रहा होता है, तो dt को अगर इधर फेंक के मारोगे तो आपको dq मिल जाएगा। और फाइनली आप अगर dq को इंटीग्रेट करोगे दोनों तरफ, तो राइट साइड वाली जो भी चीज अपन को मिलेगी इंटीग्रेशन से, ये हमें टोटल चार्ज उस सर्किट में कितना घूमा ड्यूरिंग द इंड्यूस्ड करंट वाज फ्लोइंग, वो अपन को पता लग जाएगा। तो इसको भी हम आगे अपने सवालों में अप्लाई करेंगे। तो अलग अलग सेक्शंस आपको यहाँ दिख रहे होंगे लाइन पे, तो उन पे भी जाके आप सवालों को देख सकते हो अलग अलग। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी टाइमलाइन दे दूंगा कि किस किस टाइम पे कौन कौन सी चीज हमने डिस्कस की है, तो वहां से भी जाके आप वीडियो को प्रॉपर कवर कर सकते हो। तो जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक अपन ने सीखा उसके बेसिस पे अपन एक PYQ देखने वाले हैं। ये 2023 में आया था जेई मेंस में। तो सवाल बोल रहा है, अ कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अपन बोल सकते हैं अगर अपना कॉइल ऐसा रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी जा रही है, क्योंकि प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अपन बोल सकते हैं एरिया वेक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है। ठीक है, तो 0 डिग्री इनके बीच में है, बेसिकली ए और बी के बीच में। तो बोल रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल कैन बी चेंज्ड। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट ही अपन समझ सकते हैं, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो बेसिकली क्या होता है, माइनस ऑफ डी फाइव बी बाई डी टी। मतलब जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। नेक्स्ट जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किस किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है बी ए कॉस थीटा, बिकॉज बी डॉट ए इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। सही है। अब आप समझो, अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करे तो फ्लक्स चेंज हो सकता है, अगर एरिया चेंज हो रहा हो कॉइल का तो फ्लक्स चेंज हो सकता है, अगर कॉइल का और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो भी एंगल है वो चेंज हो रहा हो तब भी फ्लक्स वेरी कर सकता है। और इन तीनों ही रीजन से जब भी फ्लक्स वेरी करेगा तो आपका ईएमएफ भी इंड्यूस हो जाएगा कॉइल में और कॉइल में करंट चलने लगेगी। तो इस क्वेश्चन को अगर हम आगे पढ़ें कि उसने पूछा है किस किस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल कैन बी चेंज्ड, फ्लक्स कैसे चेंज किया जा सकता है, तो इन तीनों बातों को ध्यान रखना है। तो अब बोल रहा है बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद इन द कॉइल, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड होगी, जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल से लिंक्ड होगा, वो चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो सकता है। तो अपन बोल सकते हैं ए ऑप्शन तो सही बोल रहा है। बी ऑप्शन, बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो जो भी फ्लक्स लिंक्ड है उस कॉइल से तो उसका एरिया अगर आप चेंज करोगे तो वो फील्ड भी या फ्लक्स भी चेंज होगा। सही बात है ये भी। थर्ड पॉइंट, बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल, तो अगेन ये थीटा वाली बात यहाँ सत्य हो रही है, तो सी भी ट्रू है। डी में बोल रहा है बाय रिवर्सिंग द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एब्रप्टली विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, तो अगर आप यार मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन चेंज करोगे
तो फ्लक्स में जो एंगल है वो तो चेंज होगा, पर फ्लक्स का वैल्यू बी ए जो भी है, बी इंटू ए प्लस में या बी इंटू ए माइनस में, प्लस में कैसे आएगा? जैसे अभी देखा था कॉइल ऐसी है, एरिया वेक्टर ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी है, तो अपन बोलेंगे फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे बी ए कॉस जीरो दैट इज 1। लेकिन अगर कॉइल ऐसा है तो एरिया वेक्टर सपोज इधर है, पर मैग्नेटिक फील्ड उल्टी कर दी, तो अब इनके बीच में 180 डिग्री हो गया, तो फ्लक्स क्या बन जाएगा भाई? तो हो जाएगा बी ए कॉस 180 माइनस 1, तो ये माइनस में बी आएगा। लेकिन क्या जो वैल्यू है, क्या जो मैग्नीट्यूड है, वो फ्लक्स की क्या चेंज हुई क्या? तो आप बोलोगे सर चेंज तो नहीं हुई यार, तो इसलिए अपन डी को नहीं बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ए बी एंड सी है, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सही है, आपको आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक और सवाल अपन चेक करते हैं, ये 2024 के मेंस में आया था। अ कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5000 टेस्ला। ठीक है, एक कॉइल को परपेंडिकुलरली फील्ड में रख दिया, तो वही एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में 0 डिग्री। व्हेन द फील्ड इज चेंज टू 3000 टेस्ला इन 2 सेकंड, देखो यहाँ पे टाइम इंटरवल दिया है, मतलब एवरेज ईएमएफ की बात हो सकती है। तो बोल रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 22 वोल्ट्स इज प्रोड्यूस्ड। तो ये जो है ईएमएफ, ये अपना एवरेज ईएमएफ है इन द कॉइल। इफ द डायमीटर ऑफ द कॉइल इज 0.02 मीटर, देन द नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा? तो अपन को पता है जो भी फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको अपन एन बी ए कॉस थीटा से बताते हैं, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स अपन को गिवन है। ठीक है भाई, तो ईएमएफ के लिए अभी अपन ने एवरेज वाला फंडा क्या सीखा था? माइनस ऑफ डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, इसको अपन को लगाना है। तो उसने अपन को ईएमएफ दे रखा है 22 वोल्ट्स इक्वल्स माइनस, तो अपन लिख सकते हैं फाइनल फ्लक्स दैट इज एन बी ए, बी फाइनल इनटू एरिया। कोई एंगल वैंगल चेंज नहीं हुआ है, तो अपन बी और ए के बीच का एंगल 0 मान सकते हैं। सही है, तो कॉस 0 यहाँ पे 1 माइनस इनिशियल फ्लक्स, तो हो जाएगा एन बी इनिशियल इनटू एरिया होल अपॉन डेल्टा टी, करने से अपना काम बन जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं 22 बराबर एन, देखो कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, देन अपन को पता है एरिया भी कॉमन निकाला जा सकता है, दैट इज पाई डी स्क्वायर बाई 4। जब भी डायमीटर देता हो तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 इज द एरिया। तो डी दिया है 2 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर अपॉन 4, ये एरिया अपन ने बाहर ले लिया, माइनस साइन भी यहां रख लो आप, है ना। अब आएगा बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, दैट इज 5000 टेस्ला माइनस 3000 टेस्ला, तो ये 2000 बेसिकली बन जाएगा। तो 22 बराबर माइनस को मैं ओमिट कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में माइनस नहीं है, तो हम मैग्नीट्यूड के साथ जा रहे हैं। तो n इंटू पाई को मैं लिख दूंगा 22/7, ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भाई देखो 22 कैंसिल आउट हो सकता है, इसलिए डिवाइड में 4 रह जाएगा, ऊपर 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 की पावर -4 बन जाएगा। 5000 माइनस 3000 विल बी 2000। ठीक है, अब काटा पीटी करते हैं जरा। तो 22 से 22 अपन ने कैंसिल कर दिया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो सकता है। और अपन एक और चीज नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने डेल्टा टी से डिवाइड नहीं किया, तो डिवाइड में आप 2 सेकंड भी करोगे तो डिवाइड में 2 आ जाएगा, ये मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी। तो 2 से ये कटेगा तो ये 1000 बचेगा। अब आप ध्यान से देखोगे कि यार 1000 के 3 जीरो, ये माइनस यहाँ के 4 के 3 से कट जाएगा, तो 10 की पावर -1 बचेगा, दैट इज 1/10 बन जाएगा। और 7 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसको अपन ऊपर फेंक देंगे, तो यहाँ से आपको n की वैल्यू सीधा सीधा 70 मिल जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो ऑप्शन बी हो जाता है 70। तो इस तरीके से एवरेज वाला भी केस अपन ने एक देख लिया, पर ये सिर्फ एक केस नहीं है, आगे और एवरेज ईएमएफ वाले केसेस में आपको दिखाने वाला हूँ। ये भी 2025 का एक ऐसा सवाल है जिसको मोस्ट ऑफ द बच्चों ने मुझसे क्लास में भी पूछा था, इसलिए इसको अपन डिस्कस करते हैं। तो सवाल अपन को बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर मेटालिक लूप है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रही है, जहां पे फील्ड नहीं है, फील्ड फ्री रीजन में आ रही है कांस्टेंट स्पीड से। तो कांस्टेंट स्पीड से हमने कॉइल को, रेक्टेंगुलर कॉइल को फील्ड के रीजन से बाहर खींच के निकाल रहे अपन धीरे धीरे। द लूप इज पार्शियली इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, द प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विद टाइम। तो इसमें जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो समय के साथ कैसे चेंज होगा, इस पे सवाल है। तो आप ये सोचिए कॉइल थोड़ी देर पहले ना पूरी पूरी अंदर थी, तो कॉइल अगर पूरी पूरी अंदर थी तो उसमें कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा क्योंकि फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है। सही है, लेकिन जैसे जैसे आप बाहर कॉइल को लाओगे तो फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंज होगा, क्योंकि कॉइल का जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड में है वो चेंज हो रहा है। तो एरिया इन द फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो बेसिकली फ्लक्स चेंज हो रहा है, और अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे एक इंड्यूस ईएमएफ आएगी। तो सोचो अगर मैंने बोला आपसे कि यार dt टाइम में, बहुत छोटे से dt टाइम में इसका इतना पोर्शन बाहर आ गया, ठीक है, ये जो पोर्शन बाहर आया इसकी चौड़ाई मैं बोल रहा हूँ dx है, और इसकी लेंथ कुछ मान लेते हैं l है, अपने को रेक्टेंगुलर कॉइल का ये गिवन है मान लेते हैं।
तो dt टाइम में अगर ये बाहर आया तो v क्या है, v dx by dt ही तो है। अब अपन सोचते हैं कि इसके अंदर इस छोटे से dx पार्ट के बाहर आने से कुछ ना कुछ फ्लक्स तो चेंज हुआ होगा, तो हमको पता है फ्लक्स कम हुआ होगा। तो अगर मैं लिखता हूं माइनस डी फाई बी बाई डी टी विच इज द ईएमएफ, तो देखो फ्लक्स में एरिया आता है, बी आता है और एंगल आता है। क्या चीज चेंज हो रही है, एरिया। तो बी और जो एंगल है उसको 0 डिग्री मान लो, cos 0 डिग्री दैट इज 1। तो बी को आप बाहर ले लो मैग्नेटिक फील्ड के, मान लो तो मैग्नेटिक फील्ड को आप बाहर ले सकते हो क्योंकि जो चीज चेंज हो रही है वो एरिया चेंज हो रही है, तो अपन डी ऑफ एरिया करने वाले। तो अगर मैंने बी नॉट को सपोज बाहर ले लिया तो एरिया में जो चेंज आएगा उसको मैं डी ए लिख सकता हूं और नीचे डी टी आ जाएगा विद अ माइनस साइन। अब समझो यहाँ पे जो एरिया है वो घट रहा है, तो डी ए जो है वो पहली बात तो नेगेटिव में आएगा और उसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा, पहली बात। अब जो चेंज इन एरिया है वो तो यही एरिया चेंज हुआ ना भाई। देखो पहले पूरा कॉइल अंदर था तो इनिशियल एरिया वाज मान लो ए, बाद में इतना कॉइल ही अंदर बचा तो इतना बाहर निकल आया। तो चेंज कितने का आया, तो परिवर्तन इतने का आया जो बाहर निकल गया। और उस छोटे से एरिया को आप क्लियरली कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस एरिया को अपन लिख सकते हैं डी ए बराबर लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ऐसे करके डी ए आ जाएगा और नेगेटिव में आएगा क्योंकि एरिया कम होता जा रहा है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे जो भी ईएमएफ आएगा दैट विल बी बी नॉट एल इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। और आप देखो यार ये जो डी एक्स अपॉन डी टी है कौन है, ये वेलोसिटी तो है भाई। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बिकम्स बी एल वी, बी नॉट एल वी मैं बोल दे रहा हूं। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है उसने अपन को बोल रखा है, ठीक है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है, और वेलोसिटी भी उसने बोला कांस्टेंट है, तो ये पूरा ही कांस्टेंट है। तो ईएमएफ जो है वो समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है भाई। तो अपन बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ डज नॉट चेंज विद टाइम। तो सिर्फ डी ही एक ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जहां पे ईएमएफ समय के साथ कांस्टेंट है, समय कुछ भी हो रहा है ईएमएफ चेंज नहीं हो रहा है। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो थोड़े से फंडों को और बढ़िया बनाने के लिए एक और शानदार क्वेश्चन है, इसको अपन ट्राई करेंगे, बहुत सारी चीजें इसमें अपन को सीखने मिलेगी। तो सवाल में हमें बेसिकली बोला हुआ है कि एक कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, इसकी रेडियस स्मॉल आर दे रखी है और इसमें जो भी रेसिस्टेंस है, इस पूरे कॉइल का रेसिस्टेंस एक जगह इकट्ठा करके अपन को दिखा रखा है। थ्रू आउट द रेसिस्टेंस है कॉइल में, ठीक है। रेसिस्टेंस है आर ओम और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की डायरेक्शन में आ रही है और वो वेरी हो रही है समय के साथ। ये टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बात की कि यार जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आती है, सही बात है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के लिए या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, या तो एरिया चेंज हो, या तो एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड बी चेंज हो। इन तीन तरीकों से ही क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसी की मैं आपसे प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो पेन कॉपी लेके चालू होना इस क्वेश्चन को, एक बार वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को करो, फिर अपन देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो सवाल में अपन से पूछ रहा है कि जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चेंज होगी तो अपन को ईएमएफ बताओ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, करंट बताओ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और फॉर द टाइम करंट फ्लो, जितनी देर के लिए भी करंट फ्लो करी टोटल कितनी हीट डिसिपेट होगी आर रेसिस्टेंस में, ये बताना है। फॉर द टाइम करंट फ्लोज कैलकुलेट द टोटल चार्ज दैट फ्लोज अक्रॉस द रेसिस्टर। तो अपन ने कितना चार्ज फ्लो वो भी स्टार्टिंग में बात किया, तो वो भी यहाँ कवर करेंगे। टोटल हीट कितनी डिसिपेट हुई वो भी यहाँ अपन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अपन को समझना है कि जो भी क्वेश्चन दिया है ना इसमें आप मैग्नेटिक फ्लक्स लिख लिया करो। तो अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिखूं तो वो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी नॉट ई की पावर माइनस के टी इंटू एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर, और कॉस 0 डिग्री आप ले लो सीधा, कोई दिक्कत नहीं। ईएमएफ निकालने के लिए अपन को माइनस डी फाई बी बाई डी टी चाहिए, तो उसके लिए अपन माइनस लगा देते हैं। देखो बी नॉट पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको साइड में ले गया मैं। अब देखो ई की पावर के टी माइनस के टी का डिफरेंशिएशन करना है, तो ई की पावर एक्स का तो वही होता है, तो ई की पावर के टी का भी जो है एज इट इज रहेगा। और चेन रूल बोलते हैं कि अपन को ई के ऊपर चढ़ के उसको मानना पड़ेगा, तो टी का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाने वाला है और अपने को माइनस के साथ में मिलेगा। तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जो ईएमएफ है वो निकल के आएगी बी नॉट के पाई आर स्क्वायर ई की पावर माइनस के टी। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट में करंट, हीट और जो भी चार्ज फ्लो हुआ ये मैं नेक्स्ट पेज में ले रहा हूँ, थोड़ा स्पेस अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। तो हमारे पास ईएमएफ आ गई, अब मैं निकालना चाहता हूँ कितनी करंट फ्लो करेगी। तो करंट निकालने के लिए ओम्स लॉ लगा दो, V बाय आर दैट इज E बाय रेसिस्टेंस। तो ये हो जाएगा बी नॉट पाई के आर की पावर 2 अपॉन रेसिस्टेंस इंटू ई की पावर माइनस के टी। ईएमएफ हो गई, इंड्यूस्ड करंट अपन ने निकाल लिया। अब मुद्दा आता है कि कितना हीट डिसिपेट होगा। उसके पहले एक छोटा सा चैलेंज मैं आपसे करता हूँ
कि यार करंट किस दिशा में फ्लो होगी, क्या आप बता सकते हो? तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड का जो फंक्शन है दैट वाज बी नॉट ई की पावर माइनस के टी। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का समय के साथ ग्राफ बनाऊंगा तो वैसा डिक्रीज करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, सही है, बाहर कम हो रहा है, तो अपना कॉइल रोने लगेगा। वो बोलेगा यार फील्ड को कम होने नहीं दूंगा, इसको मैं बढ़ाऊंगा। कैसे बढ़ाएगा? बाहर अपनी खुद की एक फील्ड पैदा करके। तो करंट अगर देखो राइट हैंड थंब रूल से, जो करंट है वो एंटी क्लॉक आनी चाहिए, तब आपका अंगूठा बाहर निकल के आएगा। तो इंड्यूस्ड करंट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ये अपन को समझ में आना भी चाहिए। अब मुद्दा आता है हीट डिसिपेशन का, ठीक है। तो हीट डिसिपेट कैसे होगा वो समझते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ पावर, पावर क्या होता है? पावर बोला छोटा सा हीट डिसिपेट हुआ छोटे से टाइम में। तो अगर मैं dt को ऊपर फेंकूं तो dq कैन बी रिटन एज पावर इनटू dt, और दोनों तरफ इंटी इंटी अगर आप करोगे तो dq का इंटीग्रेशन टोटल हीट डिसिपेटेड हो जाएगा, दैट विल बी p dt का इंटीग्रेशन। तो इस फॉर्मूले को अपन को ध्यान रखना है, जब भी डिसिपेटेड पावर पूछेगा तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी आपको लगाना है इन सवालों में, ठीक है। अब मैं करने वाला हूं, पावर क्या होती है भाई? आई स्क्वायर आर। तो आई का स्क्वायर मतलब इसका पूरे का स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसकी पावर 4, इसका स्क्वायर और ई के ऊपर 2 आ जाएगा। ये अपन को ध्यान रखना है। तो ऐसा कुछ बनेगा, है ना। तो आर आर कैंसिल कर दे रहा हूँ, कॉन्स्टेंट सब बाहर ले ले रहा हूँ। और अब मुद्दा ये है कि भाई इसमें लिमिट कैसे लगाओगे। तो अगर आप करंट को ध्यान से देखो तो करंट भी वैसी डिक्रीजिंग फंक्शन है, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड की तरह। तो t बराबर 0 पे तो करंट है, कितनी करंट है? t को 0 रखोगे तो ये 1 बन जाएगा, तो इतनी करंट शुरू में बह रही थी। और जैसे जैसे समय बीतेगा तो e की पावर माइनस में जो kt रखा है ये ओवरऑल वैल्यू को कम कराएगा, सही बात है। तो t जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट बनेगा और उसकी वैल्यू 0 होती है, राइट। तो ये ले डूबेगा t इंफिनिटी पे, मतलब करंट जो है 0 से लेके इनफाइनाइट टाइम तक यहाँ फ्लो करेगी। तो लिमिट भी 0 से लेके इन्फिनिटी लगाना पड़ेगा। तो इसको अगर अपन सॉल्व करें तो टोटल हीट डिसिपेटेड अपन को मिलेगी। अब देखो e की पावर जो भी रहता है उसका इंटीग्रेशन तो वही आ जाता है। ऑल्सो जो भी वेरिएबल, जैसे t वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो भी कोएफिशिएंट रहता है उसको डिवाइड में लेके जाते हैं अपन। तो इसकी लिमिट लगेगी 0 से इन्फिनिटी। तो आपके लिए एक अच्छी खबर यह है कि अगर आपको इंटीग्रेशन वगैरह में कोई भी बारीक से बारीक दिक्कत है तो कैलकुलस की कंप्लीट प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल है। वहां जाके आप इंटीग्रेशन के फंडे या डिफरेंशिएशन के भी फंडे पूरे क्लियर कर सकते हो, और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब यहाँ पे अपन को लिमिट लगानी है। तो देखो बाहर का ये सब तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब अंदर समझते हैं क्या होगा। तो जब ई की जगह पावर में इन्फिनिटी आप डालोगे तो ये माइनस इन्फिनिटी इसको 0 बना देगा। तो अपर लिमिट डालने पे तो ये वैल्यू 0 बन जानी है। तो अपने पास 1/-2 kt बाहर ले लो। तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जो कि 0 बन जाएगा अपर लिमिट, माइनस ई की पावर 0 बनेगा, दैट विल बी माइनस में 1 हो जाएगा। ये माइनस फुट्टूस हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा? Q बराबर, तो ऐसा बचेगा, नीचे से T भी मैंने हटा दिया, T गलती से लिख दिया था। K से K कैंसल आउट हो जाएगा, तो टोटल हीट डिसिपेटेड हमको मिलेगी। ये पार्ट अपना आ जाता है। अब फाइनल पार्ट पे पहुंचते हैं कि यार कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो चार्ज फ्लो करने के लिए अभी मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी आप करोगे तो चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो आई अपने पास है, इसको डी टी चिपका के इंटीग्रेट करना है बेसिकली। तो टोटल चार्ज अगर कितना फ्लो किया वो निकालना है तो अपन लिखेंगे बी नॉट पाई के आर स्क्वायर अपॉन आर ई की पावर माइनस के टी डी टी। अब कितनी देर के लिए करंट फ्लो किया? तो अभी अपन ने देखा 0 से इनफाइनाइट के लिए फ्लो किया, ठीक है। अब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो डिवाइड में माइनस के आ जाएगा बेसिकली। तो ये बचेगा बी नॉट पाई के आर स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ आएगा ई की पावर माइनस के टी डिवाइड बाय माइनस के 0 से इन्फिनिटी। तो बेसिकली अपन को 1/k ही देगा और k से k कैंसिल हो जाएगा। तो आई होप आप समझ रहे होगे कि जो चार्ज फ्लो आएगा वो आएगा बी नॉट पाई के आर स्क्वायर अपॉन आर, और ये जो k है नीचे वाले k से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको यहाँ से गायब कर देते हैं अपन। तो ये हो जाएगा कि कितना चार्ज सर्किट में फ्लो करेगा इस ड्यूरेशन में जब तक करंट फ्लो किया। तो आई होप आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट शानदार सवाल पे। तो मैं ये सवाल आपको एज अ होमवर्क देना चाहता हूं, क्योंकि अभी जो हमने फंडे सीखे उसी फंडे से इस क्वेश्चन को सॉल्व अपन को करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके खुद एक बार सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट का आंसर 16 पाई वोल्ट्स आ जाएगा आपका। सेकेंड पार्ट का आंसर 4 पाई बाय 5 एम्पियर आ जाएगा। और लास्ट पार्ट का आंसर 2 पाई बाय 5 कूलम चार्ज फ्लो करेगा, ये आपको मिल जाएगा। तो किस किसने क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व किया, प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया, मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना है यार।